प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर शनिवार को अयोध्या का दौरा करेंगे और अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखने के लिए तैयार है, जिसकी अनुमानित लागत 2,180 करोड़ रुपए से अधिक है। एक आधिकारिक सरकारी बयान के अनुसार वह सुबह 11:15 पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जो नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके अतिरिक्त रेलवे की कई अन्य पहल राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। इसके बाद दोपहर 12:15 पर प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में बने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो राज्य में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कई विकास उपक्रमों का अनावरण, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की शहर यात्रा से पहले यूपी के अयोध्या में तैयारियां चल रही है। निर्धारित मार्ग पर राजमार्गों को फूलों की सजावट से सजाया जा रहा है। हाईवे के डिवाइडर के किनारे पेड़ों पर गेंदे के फूलों की लड़ियां लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मंदिरों और आश्रमों ने भी खास तैयारियां की है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उनके स्वागत को लेकर अयोध्या और आसपास के जिलों के निवासी उत्साहित है। अयोध्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आसपास के जिलों से भी लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट और नया घाट के बीच लगभग 15 किलोमीटर का रोड शो भी निर्धारित किया गया है। रोड शो नया घाट से आगे चलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 2024 के आम चुनावों के लिए पार्टी की तेलंगाना इकाई के लिए 10 सीटें और 35% वोट शेयर का लक्ष्य रखा। पार्टी ने 2019 में 17 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना में स्थानीय नेताओं की एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीआरएस एक डूबा हुआ जहाज है और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही तेलंगाना का भविष्य है। पार्टी के चुनाव चिन्ह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ कम से कम 10 कमल खिले। 2019 में भाजपा का वोट शेयर सम्मानजनक 20% था। ये देखते हुए कि पार्टी चुनावों में प्रमुख खिलाड़ी नहीं थी। बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। अमित शाह ने कसम खाई कि वो तब तक तेलंगाना का दौरा करते रहेंगे जब तक राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बन जाती। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में नकली दवाओं की आपूर्ति का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदन में विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 काउंसिलर्स को गुरुवार दिल्ली नगर निगम सदन से निलंबित कर दिया गया। मेयर शैली ओबरॉय ने विपक्षी नेता राजा इकबाल सिंह, योगेंद्र वर्मा, गजेंद्र सिंह और रवि नेगी सहित भाजपा काउंसिलर्स को हंगामा करने के लिए 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया और कहा कि वो लोगों के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। अराजकता के बीच महापौर ने 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, 3 को स्थगित कर दिया और 2 को आगे के विचार के लिए वापस भेज दिया। भाजपा और कांग्रेस काउंसिलर्स के व्यवधान के कारण सदन शुरू होने के तुरंत बाद स्थगित कर दिया गया, जिन्होंने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और गृह कर में देरी और अन्य मुद्दों पर जवाब मांगा। राहुल गांधी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए नागपुर में कांग्रेस की 139वीं स्थापना दिवस रैली, जिसका शीर्षक है तैयार हम को संबोधित किया। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस नेता द्वारा उनके तीखे भाषण के दौरान की गई गलती को तुरंत भांप लिया। एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई में पार्टी के योगदान सहित कई मुद्दों पर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। हालांकि भाजपा नेता शहजाद पुनेवाला ने एक्स पर जाकर राहुल गांधी के लंबे भाषण की एक क्लिप साझा की। इस क्लिप में राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण के दौरान की गई गलती पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि उन्होंने गलती से कहा था अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर अपनी आशंकाएं दोहराई और कहा कि अगर ईवीएम ठीक नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटें जीत सकती है। सैम पित्रोदा, जिन्होंने हाल ही में राम मंदिर पर अपनी टिप्पणी के लिए कुछ लोगों का गुस्सा आकर्षित किया था, उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणियों को मरोड़ कर दिया गया था और धर्म को राजनीति से जटिल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में विश्वास की कमी है और उन्होंने
उन्होंने इस बारे में भारतीय चुनाव आयोग को भी लिखा है। उनका कहना है कि मैंने चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने बोलने का फैसला किया। इसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं और 2024 का चुनाव आ रहा है और चुनाव आयोग को विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए जवाब देना चाहिए। नागपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, बीजेपी के एक सांसद जो पहले कांग्रेस में थे मुझसे निजी तौर पर मिले और मुझे बताया कि बीजेपी में गुलामी चलती है। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका दिल अभी भी कांग्रेस के साथ है। उन्होंने मुझसे कहा कि जो आदेश आते हैं शीर्ष का पालन किया जाना चाहिए और कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों समेत सभी संस्थान सरकार के दबाव में है। कांग्रेस पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत पार्टी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित अपनी मेगा रैली है तैयार हम के साथ की है। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री मोदी समेत विपक्ष के भी कई नेताओं को निमंत्रण दिया है। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को न्योता नहीं मिला है। इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा, मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की महिला सभा की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब क्या बोलते थे। समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, जो धर्म जैसा है वैसे ही स्वीकार करती है, लेकिन ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि जब उनके वो दल में थे तब वो ऐसा क्यों नहीं बोलते थे। देखिए, भगवान हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने 26 दिसंबर को कश्मीर के राजौरी और पुंछ में हुए हालिया आतंकवादी हमलों पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के साथ मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर भारत बातचीत के जरिए समाधान निकालने में विफल रहा तो कश्मीर का भी गाजा जैसा ही हश्र होगा। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामलों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम बातचीत के जरिए कोई समाधान नहीं खोज सकते। हमारा भी वही हश्र होगा जो गाजा और फिलिस्तीन पर हो रहा है, जिन पर इजराइल बमबारी कर रहा है। हाल ही में एक्टिविस्ट शोला रशीद ने स्मिता प्रकाश के साथ ANI पॉडकास्ट में आर्टिकल 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की और कहा कि कश्मीर गाजा नहीं है। हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है Israel की तरफ से। I am much more grateful for today's situation because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. The war is not an option now. अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister,
they've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. बजट में आपने और एक बात को हाईलाइट किया था कि पड़ोस की तरफ आपने इशारा किया था कि उनकी स्टेबिलिटी हमारी स्टेबिलिटी है। एक दो दिन से कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, क्या उसका मुस्बत असर हमारे यहाँ पड़ सकता है? देखिए, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। There were a lot of people at that time who were drawing parallels to the Intifada of, the Gaza. Correct. But today when I see, I'm much more grateful for today's situation, because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. And what it has really taken is a political will. Somebody had to break this ice. Somebody had to break the stalemate, because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and, sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. And at a time when we are talking about, when the world is talking about civilian casualties in Gaza, I mean, you have to credit the establishment in Kashmir that there have been zero civilian casualties, since 2009, since the abrogation in the last 5 years. There have been zero civilian casualties in police action. शीतलहर ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनाए रखी है। आज राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की एक मोटी परत छा गई। IMD के अनुसार शहर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश 21 डिग्री और 7 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने 27 से 29 दिसंबर के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में और 27 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में शीतलहर के बीच बेघर लोगों ने रेन बसेरों में शरण ली है।